नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय साउंड सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। आपके लिए एक नया वीडियो, नया एक कार्यक्रम, नई एक योजना के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। ये नई योजना है दोस्तों, जो हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी छोटा से लगाकर बड़ा एग्जाम, पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रेड, आरएस, उन तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भारत सरकार, राज्य सरकार के तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और उनमें बहुत मायने रखते हैं। उन्हीं प्रश्नों को बहुत जो महत्वपूर्ण बार बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। दोस्तों, इनको आप रामबाण समझिए और हर एग्जाम में आप रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए दोस्तों। और आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्न आपको प्राप्त होंगे, हर सब्जेक्ट के प्रश्न आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति और विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। दोस्तों, यदि इस सवाल को आपके सामने प्रत्युत्तर प्रस्तावना है, यदि ये प्रस्तावना नहीं होती, यदि सवाल का यदि बात करें कि संविधान सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया प्रस्तावना, यदि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल दिया होता, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसा होता कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशित तत्व, प्रस्तावना और कर्तव्य, तो यदि आप अभिव्यक्ति और विचार को पढ़कर कंफ्यूजन हो सकते थे और आपका दिमाग इशारा करता किसकी ओर, मौलिक अधिकार, आप मौलिक अधिकारों की ओर आप क्या करते, टिक लगाने की कोशिश करते, तो आपका रॉन्ग गलत होने की संभावना पैदा कर दे। तो दोस्तों, देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया प्रस्ताव में। आपको पता है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे, उन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया था। भारतीय प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, देश का नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया शब्द का इस्तेमाल। तो यदि अपन प्रस्तावना वर्ग डाले तो देखिए, हिंदी की जो प्रस्तावना उसमें भारत शब्द लिखा हुआ है, और यदि इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इंडिया शब्द यहाँ पर आएगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, ये भारत की जनता में। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रस्तावना में देखें, हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि भारत के संविधान की या भारतीय संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। दोस्तों, ये हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, आप इसमें बने रहिए। और इसके बाद अपन संविधान का विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है जिसमें हर एग्जाम में आपको बार बार सवाल रिपीट होते हैं। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए कि कुछ खास है, तभी तो मैं बार बार आपको रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो सफल व्यक्ति है वो आपको गाइडेंस दे रहा है तो कुछ न कुछ इसके पीछे लॉजिक जरूर है। तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत स्वीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। यदि आप संविधान सभा के द्वारा जो प्रस्तावना जारी की गई उसको ध्यान से पढ़ा तो यहाँ देखिए, आपने ये प्रस्तावना में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, भारतीय जनता ने इस हमारी संविधान को कब अंगीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, कहीं दोस्तों के विचार आता होगा, दिमाग में विचार आता होगा कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था तो ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी ऐतिहासिक तिथि है दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि जब हमारे 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था, उसी समय से हमारे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। उस ऐतिहासिक तिथि को याद रखने के लिए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने इसको 26 जून 1950 को लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा। किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? देखिए दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ये भी बहुत ही ऑब्जेक्टिव यदि सवाल आता है तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट वाला सवाल आता है। इसमें यदि हम किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, 1947, 1950, 1949, 1951, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ज्यादातर लोगों का 1947 भी हो सकता है, 1900 यहाँ पर 1949 भी हो सकता है, 1900, जबकि इसका 1950 दो। क्योंकि दोस्तों देखिए कि भारत यानी पूर्ण रूप से यानी गणराज्य प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी हमारा भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और वो 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ही जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार। कितनी बार हो चुका है? एक बार। भारत की संविधान यानी हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार। तो दोस्तों ये कि कब हुआ, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इनमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारी भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए, और एक बार हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में। भारत का संविधान किस प्रकार का? नम्य यानी लचीला, और अनम्य यानी कठिन कठोर। यानी हमारे भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको बहुत ही सरल यानी आसानी से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया के माध्यम से ही इनको संशोधन किया जा सकता है। इसलिए भारत में अभी तक देखिए यदि लचीला है तभी तो भारत में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। ये सवाल आते ही तुरंत हमारे जहन में यह सवाल आता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा। दोस्तों आपको पता है कि जब हमारी संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस समय हमारे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्य सभी देशों का में गए, और वहाँ पर जो जो अच्छी चीजें हमें प्राप्त हुई उन चीजों को वहां से लेकर आए और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसी कारण से भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसी वजह से भारत के संविधान को उदार का ठेला के नाम से भी जाना जा सकता है। भारत के संविधान को भारत का माना गया राज्यों का संघ। राज्यों का संघ यानी देखिए भारत के संविधान में भारत का माना गया। यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग ये संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका नाम सजेस्ट किया था और हमारी निर्वाचित सभा ने इसको नाम को रखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसके पीछे तथ्य है। दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जिसमें बार बार बहुत सारे सवाल जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं बहुत सारे सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ कि राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 1 में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा। तो ये भी हमारा, आप इन सवालों पर भी गौर करिए। मेरे द्वारा बोला गया हर शब्द भी आपके एक सवाल, महत्वपूर्ण एक सवाल तैयार करता है। दोस्तों यहाँ पर राज्य संघ का प्रयोग इसलिए है कि ये हमारा भारत में समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट। समझौते का मतलब होता है, जैसे हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ये एक समझौते का परिणाम था जो आखिरकार कभी भी अपने स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं तो उसका विघटन हो सकता है। जैसे 1991 के अंदर सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। भारतीय संविधान, अगले सवाल, भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था करता है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। और ये संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए दोस्तों? ब्रिटेन से लिए। यहाँ हमारे केंद्र राज्य सरकार राज्य स्तर पर हमारी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय संविधान में भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था करता है? न्यायिक, यानी हमारा पूर्ण रूप से न्यायिक शासन व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समावेश किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों मूल अधिकार यहाँ प्रकृति प्रदत्त अधिकार नहीं है, यहाँ कृत्रिम अधिकार नहीं है, बल्कि मूल अधिकार है।
मूल अधिकारों से तात्पर्य दोस्तों कि हमारे इन अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। यदि भारत के किसी भी नागरिक का यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की प्रश्न श्रृंखला आगे लेकर आऊंगा। इसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी मेरे द्वारा बताया गया जो सवाल है उनसे आपको आपकी सफलता में बहुत कारागार सिद्ध होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाला तुरंत वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो भारतीय संविधान, तो दोस्तों भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता की का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता। किसकी, कौन सी नागरिकता की बात करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया। दोस्तों, हम भारत का संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन इसका ढांचा हमारे कनाडा और अमेरिका से मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसमें संघात्मक में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता ली है, यानी भारत में इकहरी नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया। भारतीय संविधान के किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? व्यवस्क मताधिकार। व्यवस्क मताधिकार का मतलब होता है भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी 18 वर्ष हो चुकी है वो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र, भाषा किसी का आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे मत देने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है ना। भारत के मूल संविधान में दोस्तों, भारत के मूल संविधान में इसकी उम्र 21 वर्ष रखी गई थी। भारत के मूल संविधान में इसकी 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई दोस्तों? 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, यानी बाहरी रूप से अपन दोस्तों यदि नजर डालो तो ये कैसा है? संघात्मक है। और भावनाओं में देखे तो अंगात्मक। यानी अपन बात करें साधारण भाषा में, मैं बताता हूँ कि यदि भारत की सामान्य परिस्थितियां चल रही है, सामान्य शासन व्यवस्था चलती है तो यहाँ पर संघात्मक स्वरूप नजर आएगा ये। लेकिन यदि परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, आपातकालीन परिस्थितियां हो जाती है, तो उस समय हमारा भारत का स्वरूप एकात्मक हो जाता है, क्योंकि संघात्मक हमारा ढांचा मिलता है कनाडा से और एकात्मक ढांचा मिलता है हमारा ब्रिटेन से। यानी हमारी आपातकालीन स्थिति आ जाती है और आपातकालीन में हमारी 352, 356, 360 के तहत हमारे राष्ट्रपति के पास संपूर्ण शासन हो जाता है, हाथ में आ जाता है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 का 75% हिस्सा हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे आर्टिकल वैसे के वैसे कॉपी कर लिए गए। कुछ आर्टिकल्स को हमने यानी समायोजन संशोधित करके हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो सबसे बड़ा जो भारतीय संविधान में प्रभाव वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। दोस्तों, अब हम आगे चल रहे हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? 395। ये दोस्तों बहुत अच्छी तरह से रट लेना कि 395 भारतीय संविधान से कभी भी इस पर कंफ्यूजन मत आना। गाइड के अंदर कई बार गाइड्स के मिसप्रिंटिंग हो सकता है, इसमें 444 ऐसे आते हैं। लेकिन दोस्तों ये गाइड जो आर्टिकल्स होते हैं सब आर्टिकल्स के अंदर ही ऐड होते हैं, जैसे 21 है, इस प्रकार से ऐड होते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संस्थात्मक व्यवस्था प्रणाली, यानी ब्रिटिश यानी संसदीय शासन करना। भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। देखिए दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पर भी ऑप्शन यदि आपके सामने आए तो शायद हो सकता है कि अपन कंफ्यूजन होने के लिए तैयार हो सकते हैं। जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, यहाँ ऑप्शन है संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यदि न्यायपालिका। तो इस प्रकार हम कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन याद रखना राजनीतिक व्यवस्था में कौन है सर्वोच्च? संविधान। संविधान हमारा यहाँ पर सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायपालिका। यानी यहाँ पर देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। इस संविधान की सुरक्षा का कार्य जो करता है, यदि हमारी बात करें भारतीय संविधान में, यदि किसी भी प्रकार के यदि अनुच्छेद पर यदि किसी हमारे हमला होता है तो उसे कौन? सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? सुरक्षा। इस वजह से अभिभावक का कार्य करता है। जैसे हमारे संविधान का कोई अतिक्रमण करता है संसद या राज्य की विधानमंडल, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इस वजह से इसको अभिभावक का नाम दिया गया है।
भारत में व्यावसायिक मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। यानी हमारे संघीय व्यवस्था में सब कुछ संविधान के अंदर है, संविधान के बाहर कुछ नहीं है। हमारे सब कुछ, जैसे कई देशों में बात करें कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, और ब्रिटेन में चलते हैं तो वहाँ की संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संसद संघ, ये हमने बात की थी, संविधान का अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें हमारी शक्तियों का विभाजन किया गया। दोस्तों, संघ सूची है, उस संघ सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, और राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य और केंद्र सरकार के पास है। लेकिन यदि दोनों के कानूनों में यदि विरोधाभास हो जाता है, कौन से विषय की? समवर्ती सूची को लेकर। जैसे मान लीजिए शिक्षा, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय, इसमें केंद्र भी कानून बना रही है, राज्य सरकार भी कानून बना रही है। दोनों के कानून में यदि विरोधाभास पैदा हो जाता है तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। भारत में वेद प्रभुषता निहित है। वेद प्रभुषता किसमें है? संविधान में। वेद, कानूनी प्रभुषता। भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से है? नीति निर्देशक तत्व। इसको सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है किस देश की? संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है ना भारत की, तो वो किससे है? कनाडा से। किससे रखती है? कनाडा से रखती है। दोस्तों, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। हमने बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। किसकी प्रेरणा से? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया किसकी प्रेरणा से भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन। ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की से है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया है? सोवियत यानी रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, या ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप जरूर बताइए। और अभी तक आपने यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके इस प्लेटफॉर्म पर उपयोग होगा। आपका अपना इस यूट्यूब चैनल पर और अच्छी से अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर के। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हम किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से। तो दोस्तों, ये हमारी आज की प्रश्नावली श्रृंखला थी वो कैसी लगी, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और जरूर बताइए कि आपको किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक होगा, और इसे अच्छे बनाया जा सके इसके लिए सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। और आने वाले समय में जल्दी आपके नया वीडियो, नई प्रश्नावली आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।